गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं इमरान खान। आज हम बात करने वाले हैं बोर परमाणु का जो सिद्धांत हमने पढ़ा था उसकी अनुप्रयोगों के बारे में, यानी कि उनके जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। बोर का जो सिद्धांत हमने पढ़ा था, देखिए पहले सबसे पहले एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। सबसे पहले हमने डाल्टन का पढ़ा था। डाल्टन ने बताया कि जो एक परमाणु होता है उसमें सभी जो परमाणु होते हैं सभी क्या होते हैं, समान होते हैं। एक पदार्थ में जो सभी परमाणु होते हैं सभी समान होते हैं। पदार्थ जो होता है बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है, ठीक है। उसके बाद उनका जो प्रायोगिक जो सत्यापन था वो नहीं हुआ था। उसके बाद थॉमसन ने बताया था कि परमाणु जो होता है वो ठोस उदासीन गोला होता है जिसमें धनावेश सभी जगह समान रूप से फैला होता है, ठीक है। उसके बाद रदरफोर्ड ने गोल्ड जो फॉइल थी, सोने की पतली पन्नी थी, उस पर अल्फा पार्टिकल्स का अटैक कराया था। अल्फा पार्टिकल्स किसके थे? हीलियम के थे, जिन पर प्लस चार्ज था। और प्रयोग में बताया था कि जो धनावेश होता है वो सभी जगह फैला हुआ नहीं होता है। जो धनावेश होता है कहाँ होता है? बीच में होता है, क्योंकि सेम चार्ज में रिपल्सन होता है। तो अगर सभी जगह धनावेश होगा तो बहुत सारे पार्टिकल्स जो हैं वो वापस आएंगे, रिपल्सन होगा बहुत सारे पार्टिकल्स में। लेकिन रदरफोर्ड के जो प्रयोग था, प्रैक्टिकल जो था, उसमें हमने देखा कि जो अल्फा जो पार्टिकल्स है केवल बीच में से ही लौट करके आया था। तो ये निष्कर्ष, ये कंक्लूजन निकला था कि जो एटम होता है उसका मैक्सिमम जो पार्ट होता है वो एम्प्टी होता है, खोखला होता है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो बिल्कुल बीच में होता है। उसके बाद जो रदरफोर्ड ने कहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड द न्यूक्लियस जो है वो चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस बात पर विवाद हो गया था, मैंने आपको बताया था। उसके बाद बोर ने कहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है इसलिए नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं क्योंकि ना तो एनर्जी गेन करते हैं और ना ही एनर्जी रिलीज करते हैं। और बोर ने बहुत सारी बातें बताई। इलेक्ट्रॉन उन्हीं वृत्ताकार मार्गों में चक्कर लगाते हैं जिनके लिए उनका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो mvr जो होता है nh/2π के इक्वल होता है। देखिए बोर का जो सिद्धांत था उसमें हमने पढ़ा कि परमाणु में एक से लेकर के अनंत कोष होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन उनमें चक्कर लगाता है जिनमें उनका जो कोणीय संवेग होता है वो nh/2π होता है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था। और बोर ने कहा था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो चारों ओर तभी चक्कर लगा सकता है जब उसका अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल के बराबर होगा, यानी सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है अगर दोनों बराबर है तभी वो वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा सकता है। फिर से समझिए, ये एक शर्त है कि कोई भी कण, कोई भी वस्तु वृत्ताकार मार्ग में तभी चक्कर लगा सकती है तब उसका सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बराबर हो, यानी कि अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल दोनों क्या हो? बराबर हो। तो बोर के सिद्धांत से हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं आज हम उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। बोर के सिद्धांत से क्या क्या हमें नॉलेज मिलती है, यानी किस किस के बारे में जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला है बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात करना, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस वेग से इलेक्ट्रॉन जो है वो कोषों में चक्कर लगा रहा है, कौन से वेग से? वेलोसिटी से, ठीक है। तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं हम बोर के सिद्धांत से, ठीक है। तो ये बात हमको पहले याद रखनी है। 2 पॉइंट में फिर से बोल रहा हूं। वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाने के लिए शर्त है अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये रहा अपकेंद्रीय बल mv²/r, r इक्वल टू ये है अभिकेंद्रीय बल z²/r², ठीक है। तो r से दोनों बराबर में है ये, तो r से r कट जाएगा, एक r रह जाएगा, ये हो जाएगा z²/r। mv² बराबर क्या हो जाएगा? z²/r। देखिए r और r² दोनों बराबर में, तो कट जाएंगे, एक दूसरे से क्रॉस जाएंगे। और ये बोर के सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि उसका कोणीय संवेग कितना होना चाहिए? nh/2π होना चाहिए। देखिए एक तो शर्त है इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार मार्ग में कब चक्कर लगा सकता है? जब अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल दोनों क्या हो? बराबर हो, ठीक है। बोर के सिद्धांत में हमने पढ़ा था mvr बराबर क्या होता है? nh/2π। तो यहाँ mv² बराबर क्या हो गया? za²/r, ठीक है। तो हम वेग ज्ञात कर सकते हैं, यानी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं mvr बराबर nh/2π। ये कहां से लिया था? बोर के सूत्र से हमने लिया है, ठीक है। तो r को अगर बराबर में लेंगे
देखिए आर को इक्वल करेंगे तो इसके जो गुणा में मल्टीपल में जो वैल्यू है वो कहां मल्टीपल हो जाएगी, नीचे। ठीक है, तो आर को हमने बराबर लिया तो एम भी कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, नीचे मल्टीपल हो जाएगा यानी गुणा हो जाएगा नीचे। आर का मान समीकरण 1 में, जो इक्वेशन फर्स्ट है, आर का मान समीकरण 1 में रखेंगे यानी कौन से में, एम बी स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर अपॉन आर वाले सूत्र में हम रखेंगे। ठीक है, तो एम बी स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर अपॉन आर। तो आर का मान देखिए, आर का मान कितना है, एन एच अपॉन 2 पाई एम बी। तो यहां पर आर का मान रखना है हमको। देखिए इधर एम बी स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो हमने आर का मान रख दिया यहाँ पर, ये आर का मान। ठीक है, तो ये हो गया आर का मान क्या है हमारा, देखिए एन एच अपॉन 2 पाई एम बी। ठीक है, तो आर का मान रख दिया मैंने जेड स्क्वायर अपॉन आर का मान ये रहा एन एच अपॉन 2 पाई एम बी। ठीक है, ये रहा आर का मान। आर का मान यहां से लेंगे हम, आर बराबर क्या होता है, एन एच अपॉन 2 पाई एम बी। ये आर यहां से लिया था, आर को अगर इक्वल करेंगे तो एम बी नीचे मल्टीपल हो गया था। अब आर का जो मान है वो हम इस वाले फॉर्मूले में रखेंगे, एम बी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन आर में। एम बी स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर अपॉन आर, आर का मान यहाँ रख दिया हमने एन एच अपॉन 2 पाई एम बी हो गया। देखिए अपॉन की अपॉन में जो वैल्यू होती है वो ऊपर मल्टीपल हो जाती है। ठीक है, यहां पर जो वैल्यू आई है एम बी स्क्वायर की वो ये है जेड स्क्वायर अपॉन एन एच अपॉन 2 पाई एम बी। 2 पाई एम बी कहां मल्टीपल हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई एम बी यहाँ ऊपर मल्टीपल हो गया, जेड स्क्वायर 2 पाई को ऊपर मल्टीपल कर दिया 2 पाई एम बी अपॉन क्या रह गया, एन एच रह गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम देखेंगे v की जो वैल्यू है, देखिए यहाँ पर ये दोनों इक्वल में है तो m से m कट गया, v से v कट गया। देखिए यहाँ v स्क्वायर है और यहाँ v है तो यहाँ एक v रह जाएगा। ठीक है, यहाँ v स्क्वायर है, यहाँ पर v है तो यहाँ पर v स्क्वायर से v कटेगा तो एक v रह जाएगा, यहाँ पर यहाँ बच जाएगा v। ठीक है, तो v बराबर क्या रह गया, 2 पाई। ठीक है, जेड स्क्वायर। ठीक है, जेड स्क्वायर अपॉन क्या रह गया, एन एच, अपॉन क्या रह गया, एन एच रह गया। यानी कि ये वैल्यू हमारी आ गई है 2 पाई जेड स्क्वायर अपॉन एन एच। अब इस वैल्यू में से जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कांस्टेंट वैल्यू, पाई की वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो फिक्स होता है। एच की जो वैल्यू है वो भी फिक्स होती है। ठीक है, एच की वैल्यू भी फिक्स होती है, ई की वैल्यू भी क्या होती है, फिक्स होती है, पाई की वैल्यू भी फिक्स होती है। जब इस वैल्यू को, जो कांस्टेंट वैल्यू है, ये जो वैल्यू है कांस्टेंट 2 पाई ई स्क्वायर अपॉन जेड एच, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 2.18 इंटू 10 की पावर 8। ठीक है, अब बच क्या गया, जेड बच गया और एच बच गया, एन बच गया। एक तो जेड बचेगा और एक क्या बचेगा अपॉन में, एच। जेड अपॉन क्या बचेगा, एन। ठीक है, और बाकी की जो वैल्यू थी, कांस्टेंट वैल्यू थी, हमने कैलकुलेट कर ली, वो इतनी आई थी 2.18 इंटू 10 की पावर 8 आ गई थी हमारी। ठीक है, जो कांस्टेंट वैल्यू थी वो हमने कैलकुलेट कर ली और बाकी की जो बची हुई जो वैल्यू थी वो हमने ऐसे कैसे रख दी, देखिए जेड अपॉन एन। ठीक है, क्योंकि जेड हर एटम के लिए फिक्स होता है और एन का मान भी क्या होता है, फिक्स होता है। एन का मान अलग अलग हो सकता है कोषों के लिए। देखिए पहले कोष के लिए एन का मान 1 होगा, दूसरे कोष के लिए एन का मान 2 होगा। ठीक है, जेड का मान हाइड्रोजन के लिए 1 होगा, हीलियम के लिए 2 होगा। तो ये बदल सकता है, जेड का मान हर एटम के लिए फिक्स होता है, बदल सकता है, लेकिन ये कभी भी नहीं बदलेगा, इसलिए हमने इसको कैलकुलेट कर लिया पहले। पाई का मान कभी नहीं बदलेगा, इलेक्ट्रॉन का मास कभी नहीं बदलेगा, एच का मान कभी भी नहीं बदलेगा, इसको हमने पहले कैलकुलेट कर लिया और वो वैल्यू आई 2.18 इंटू 10 की पावर 8 आ गई हमारी। ठीक है, इस वैल्यू को, जो वैल्यू बदलती नहीं है उसको हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, और जो वैल्यू बदल रही है जेड और एन, उसको हमने ऐसे के ऐसे ही रख दिया है। ठीक है, तो वेलोसिटी यानी वेग हमारा आता है इतना। ठीक है, अब हम दूसरा जो अनुप्रयोग है वो है बोर त्रिज्या। देखिए बोर की जो त्रिज्या है, रेडियस जो है, देखिए मैंने आपको बताया था कि बीच में नाभिक होता है, वृत्ताकार जो मार्ग होते हैं वो कोष होते हैं। ठीक है, और उनकी जो त्रिज्या है वो अलग अलग होगी। आपको पता है कि पहला कोष का मान 1 है तो दूसरा 2 होगा, तो उनकी जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो भी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है,
तो वहां से त्रिज्या भी निकाल सकते हैं, यानी कि नाभिक से, न्यूक्लियस से और जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वहां तक की दूरी यानी रेडियस जो है वहां की निकाल सकते हैं हम। देखिए v जो आया था हमारा, जो वेलोसिटी आई थी उसकी जो वैल्यू थी 2 पाई जेड ई स्क्वायर अपॉन ns थी। तो v का जो मान है, देखिए v का मान हमने अभी निकाला था, ये आया था v का मान। समीकरण 2 जो था हमारा कौन सा था, mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई। mvr बराबर क्या था, nh अपॉन 2 पाई था, ठीक है। तो v का जो मान है रख देंगे हम, देखिए n और v का मान हमारा ये रहा, देखिए 2 पाई जेड स्क्वायर अपॉन ns, ठीक है। v का मान मैंने रख दिया यहाँ पर और मल्टीपल में क्या है, r है, ठीक है। मल्टीपल कर दिया मैंने r को, देखिए v की वैल्यू यहां से मैंने यहां रख दिया, ठीक है। इक्वल टू क्या है, nh अपॉन 2 पाई है। r को मैं इक्वल में लेके आऊंगा, बराबर में लेके आऊंगा r को, तो नीचे वाली जो वैल्यू है वो ऊपर मल्टीपल हो जाएगी, n से n होगा तो n स्क्वायर हो जाएगा, h से h होगा तो h स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर वाली जो वैल्यू है वो नीचे मल्टीपल हो जाएगी। देखिए 2 से 2 को करेंगे 4, पाई से पाई को मल्टीपल करेंगे, पाई स्क्वायर हो जाएगा, z, ठीक है, ए स्क्वायर और ये क्या है, m है, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू ऊपर मल्टीपल हो जाएगी, r। अब देखिए इसमें कांस्टेंट क्या क्या चीज है, ठीक है, h, पाई, e और m, ठीक है। e क्या है, यहाँ पर चार्ज है, क्या है, चार्ज, ठीक है। तो h की वैल्यू को h पाई, जो कांस्टेंट वैल्यू है h स्क्वायर 4 पाई e स्क्वायर m, जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, उसकी जब गणना करती है तो ये वाली वैल्यू आती है 0.529, 0 पॉइंट जो कैलकुलेट, देखिए कांस्टेंट है, ये वाली जो वैल्यू कांस्टेंट है, इस वैल्यू को, इनकी जो वैल्यू है अगर हम यहाँ रख देंगे तो ये वाली वैल्यू अपन को प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। अब r का जो मान है जो कांस्टेंट नहीं है, जो बदल रहा है, देखिए n स्क्वायर है और z क्या है, एटॉमिक नंबर, n क्या है, सेल है, कोस है, ठीक है। तो n स्क्वायर अपॉन z, और बाकी की जो वैल्यू थी, जो कांस्टेंट वैल्यू थी हमारी, वो हमने कैलकुलेट कर ली, वो कितनी आ गई 0.529, 0.529। बाकी ये तो हमने ऐसे कैसे रख दिया, और बाकी की h स्क्वायर 4 पाई जेड m, इसको हमने कैलकुलेट कर लिया और ये हमारी 0.529 आती है। तो यहां से हम रेडियस भी निकाल सकते हैं, एटम की रेडियस भी निकाली जा सकती है, ठीक है। तीसरा जो अनुप्रयोग है वो है बोर कक्षा में यानी कोष में ऊर्जा की गणना करना, ठीक है। ये हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा होती है वो 2 ऊर्जाओं का टोटल होती है, ठीक है। एक स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल और एक होती है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का टोटल होती है कुल ऊर्जा, ठीक है। स्थितिज जो ऊर्जा होती है उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, प्लस गतिज ऊर्जा की वैल्यू होती है 1/2 mv स्क्वायर। देखिए mv स्क्वायर का की जो वैल्यू थी हमने पहले भी पढ़ी थी, कहां पर पढ़ी थी, देखिए सेंटीमीटर और सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स था उस वाले फॉर्मूले में पढ़ी थी, यानी कि जो इक्वेशन फर्स्ट थी, समीकरण फर्स्ट था, वहां से mv स्क्वायर का मान रख देंगे। mv स्क्वायर का मान वहां देखेंगे क्या था, जेड ई स्क्वायर अपॉन आर था, ठीक है। mv स्क्वायर का मान रख दिया हमने जेड स्क्वायर अपॉन आर। देखिए ये 1 जेड स्क्वायर अपॉन आर प्लस 1/2 जेड स्क्वायर अपॉन आर है, तो ये 1 जेड स्क्वायर अपॉन आर में से आधा, देखिए 1 में से आधा लेस कर देंगे, 1 जेड स्क्वायर अपॉन आर, और ये आधा जेड स्क्वायर अपॉन आर है, तो 1 में से आधे को अगर हाफ को अगर लेस कर देंगे तो हाफ बच जाएगा, 1/2 जेड स्क्वायर अपॉन आर। 1 में से हाफ को अगर लेस करेंगे तो हाफ बच जाएगा, 1/2 जेड स्क्वायर अपॉन आर हमारी वैल्यू आ जाएगी, किसकी, ई की, ठीक है। यहाँ पर आर की वैल्यू हमने अभी पढ़ी थी, देखिए उससे पहले हमने आर या रेडियस निकाली थी। रेडियस की जो वैल्यू आई थी आर की, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम वी स्क्वायर अपॉन जेड। आर की वैल्यू हमने त्रिज्या में निकाली थी, आर की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। आर की वैल्यू देखिए क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर जेड, ठीक है। तो आर की वैल्यू हमने रख दी यहाँ पर। अब देखिए एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई एम स्क्वायर जेड, ठीक है, ये आर की वैल्यू है, ठीक है। ये जो है वो आर की वैल्यू है। अब देखिए अपॉन के अपॉन में जो वैल्यू होगी वो इससे मल्टीपल हो जाएगी, ठीक है। ये वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीपल हो जाएगी, ये थोड़ी सी मैथमेटिकल है, ठीक है। तो 4 पाई जो है इससे मल्टीपल हो जाएगा जेड स्क्वायर से, तो 4 पाई, देखिए पाई स्क्वायर आ गया
m ऊपर चला गया, e से e स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा e4 हो जाएगा, e स्क्वायर और e स्क्वायर अगर मल्टीपल होगा तो ये हो जाएगा e4 हो जाएगा अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा अपनी वैल्यू। यहां पर जो कांस्टेंट जो वैल्यू है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए कांस्टेंट क्या क्या है, पाई। कांस्टेंट यहां पर देख सकते हैं, पाई है, h है, e है और m है। ठीक है, यहाँ पाई 4 पाई स्क्वायर है, m है, e4 है और z से z मल्टीपल होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर z स्क्वायर हो जाएगा। z से z मल्टीपल होगा ना ऊपर जाकर के तो ये भी z स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो z स्क्वायर यहाँ पर और अपॉन क्या है n स्क्वायर h स्क्वायर, तो यहाँ पर कॉमन क्या है h है तो h स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। जो कॉमन है इसमें से देखिए पाई की वैल्यू कॉमन है, m की वैल्यू कॉमन है, e की वैल्यू कॉमन है, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, e की वैल्यू कॉमन है, ठीक है, और h की वैल्यू कॉमन। इस वैल्यू को जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2.17 इंटू 10 की पावर -11 अर्ग बटे परमाणु। ठीक है, वापस से समझिए, यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा की वैल्यू होती है z स्क्वायर अपॉन r और गतिज ऊर्जा की वैल्यू होती है 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, mv स्क्वायर की वैल्यू समीकरण 1 से ले लेंगे हम। ठीक है, mv स्क्वायर की वैल्यू होती है z स्क्वायर अपॉन r। ठीक है, ये एक z स्क्वायर है और ये आधा है, एक में से आधा लेस होगा तो हाफ बच जाएगी। e की वैल्यू जो है वो हाफ 1/2 z स्क्वायर अपॉन r बच जाएगी हमारी। ठीक है, r का मान हम समीकरण पहले वाले जो समीकरण पढ़ा था रेडियस का वहां से रख देंगे। r का मान देखिए रख दीजिए, r का मान क्या है, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर m e स्क्वायर z है। ठीक है, ये मैंने रख दिया r का मान। ये वैल्यू ऊपर मल्टीपल हो जाएगी क्योंकि अपॉन में जो वैल्यू होती है वो ऊपर मल्टीपल हो जाती है। ठीक है, ये ऊपर मल्टीपल हो जाएगी 4 पाई स्क्वायर m, देखिए e स्क्वायर से स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा e4 हो जाएगा, z से z होगा तो z स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन क्या रह जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर। ठीक है, यहां पर आ जाए, ये वैल्यू हमारी आ गई है, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 बच जाएगा। यहाँ पर पाई स्क्वायर है हमारा m, e4 है हमारा, e4 है, z है और अपॉन में क्या है n स्क्वायर है। अब इस वैल्यू में जो कांस्टेंट है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कांस्टेंट क्या क्या है, यहाँ पाई 2 पाई है, m है, e4 है और h स्क्वायर है। देखिए ये जो वैल्यू होती है ये कांस्टेंट होती है, कभी भी नहीं बदलती है, इसलिए इनको कैलकुलेट कर लिया जाता है। ठीक है, ये कैलकुलेट करेंगे इस वैल्यू को, पाई की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, h की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, m की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, e की वैल्यू रख देंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2.17। ठीक है, अब देखिए कॉमन क्या क्या नहीं है, यहाँ पर z स्क्वायर कॉमन नहीं था, देखिए यहाँ पर कॉमन नहीं था z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर भी यहाँ पर कॉमन नहीं है तो अपन ने ऐसे कैसे रख दिया इसको, z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। और जो फिक्स वैल्यू थी, जो कांस्टेंट थी, वो हमने कैलकुलेट कर ली थी, कितनी आई थी 2.17 आई थी, तो इसको हमने मल्टीपल कर दिया 2.17 से। तो यहाँ पर मान लीजिए किसी भी परमाणु है z का मान रख देंगे, नाइट्रोजन का अगर हम जो है त्रिज्या निकाल रहे हैं तो नाइट्रोजन के z का मान रख देंगे, कौन से कोष की त्रिज्या निकाल रहे हैं हम, ठीक है, दूसरे कोष की त्रिज्या निकाल रहे हैं तो n का मान रख देंगे। देखिए किसी भी परमाणु के किसी भी कोष, किसी भी परमाणु के जिस परमाणु का हमको निकालना है उसमें z का मान रख देंगे, जिस कोष की त्रिज्या निकालनी है उसमें n का मान रख देंगे। इस तरीके से हम यहाँ पर ऊर्जा की जो है वो गणना कर सकते हैं। ठीक है।